फ्रेंड्स, अपने 20वें लेक्चर में मैं आज डिस्कस कर रहा हूं अपील। जब मैं बात करता हूं अपील की तो इसके साथ साथ 3 कॉन्सेप्ट और भी आते हैं सीपीसी में। एक तो रेफरेंस, दूसरा रिव्यू और तीसरा रिवीजन। अब ये कहा जाए तो एक ही अपील के जीनस के तीनों स्पीसीज हैं। ये रेमेडी, सुपीरियर कोर्ट की रेमेडी तीनों होती हैं, अपील भी होती है, रेफरेंस होती है, रिव्यू और रिवीजन। ये सारे सुपीरियर कोर्ट में जाते हैं। सुपीरियर कोर्ट में जहां अपील होती है, अगर कोई जूनियर डिवीजन की अपील है या सीनियर डिवीजन की अपील है, जजमेंट है, अगर जजमेंट जूनियर डिवीजन कोर्ट का है या सीनियर डिवीजन कोर्ट का है, किसी का भी है, वो जाएगा डिस्ट्रिक्ट जज के यहां। तो यहां ये मैं बता देना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट जज के यहां पहली अपील होती है, फर्स्ट अपील होती है। डिस्ट्रिक्ट जज की अगर डिक्री है तो डिक्री के अगेंस्ट में हाई कोर्ट में अपील हो सकती है, डिस्ट्रिक्ट जज के ऑर्डर के या जजमेंट के अगेंस्ट में। तो जब हम डिस्कस कर रहे थे सेक्शन 2 क्लास 2 या सेक्शन 2 क्लास 14 डिक्री और ऑर्डर में, तो हमने डिस्कस किया था आपको कि जो डिक्री होती है उसमें 2 अपील हो सकती है, फर्स्ट अपील, सेकंड अपील। तो फर्स्ट अपील तो डीजे क्या होगी या एडीजे क्या होगी, दोनों एक ही चीज है। इसके बाद सेकंड अपील होगी हाई कोर्ट में। लेकिन अगर ऑर्डर है तो ऑर्डर अगर अपीलेबल भी है, ऑर्डर के खिलाफ पहली बात तो अपील तब तक नहीं होगी जब तक कि स्पेसिफिक प्रोविजन सीपीसी में दिया न गया हो। अभी इसको डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन जो अपील, जो डिक्री होती है, डिक्री के अगेंस्ट में अपील एक ऐसा राइट है जो खुला राइट होता है जब तक कि उस पर कोई स्पेसिफिक रोक न लगाई जाए। तो फर्स्ट अपील होती है डिस्ट्रिक्ट जज के यहां, सेकंड अपील होती है हाई कोर्ट में। तो डिक्री के अगेंस्ट में 2 अपील होती है, 2 अपील हो सकती है, फर्स्ट एंड सेकंड। इसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट की जो अपील होती है वो सेक्शन 109 में दी गई है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की अपील कॉन्स्टिट्यूशनल अपील भी हो जाती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 133 में दी गई है, 32, 33, क्योंकि 132 से लेकर के 134 तक ये प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में है रिलेटिंग टू अपील है, सिविल और क्रिमिनल। तो सिविल केस है 132 से 133 में अपील होगी सुप्रीम कोर्ट में। इसके अलावा सीपीसी में 109 दिया गया है कि आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं अगेंस्ट दी हाई कोर्ट। ये जो अपील सीपीसी में दी गई है, ये अपील कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 136 के अलावा होती है। आर्टिकल 136 में सुप्रीम कोर्ट का इनहेरेंट राइट होता है अपील सुनने का, स्पेशल अपील कहते हैं उसको। तो हम डिस्कस नहीं करते हैं, हम केवल सीपीसी में आते हैं। तो सीपीसी में पहले समझते हैं कि अपील का अर्थ क्या है। अपील का अर्थ होता है कि जब कोई नीचे की कोर्ट जजमेंट देता है तो ऊपर की कोर्ट में एक रिक्वेस्ट की जाती है, प्रेयर की जाती है, बल्कि वो प्रेयर प्रोटेस्ट के फॉर्म में होते हैं। साहब देखिए, नीचे की कोर्ट में हम आए थे, म्युनिसिपल कोर्ट में आए थे, सिविल जज की कोर्ट में आए थे, हमें वहां रिलीफ नहीं मिली, तो हमें आप रिलीफ दीजिए, जैसे गुहार लगाते हैं आप। तो अपील की जो स्थिति होती है वो ऑर्डर या रिक्वेस्ट के बीच की होती है। तो अपील की जाती है, उस अपील को ऊपर की कोर्ट सस्टेन कर सकती है, उसमें आपको रिलीफ दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती है। तो जो अपील के मेन जो प्रोविजंस हैं, आप देखेंगे 2 प्रोविजन है 96 में और 100 में। 96 में अपील का प्रोविजन दिया गया है जब आप डिक्री, ओरिजिनल डिक्री होती है, जैसे मैंने कहा म्युनिसिपल कोर्ट में गए, म्युनिसिपल कोर्ट तो होती नहीं अब है, कोर्ट जूनियर डिवीजन या सीनियर डिवीजन की कोर्ट होती है, उसके अगेंस्ट में अपील हो सकती है। डिस्ट्रिक्ट जज की यहां पहले अपील होती है। यह प्रोविजन दिया गया है 96 में। तो जो डिक्री होती है ऑर्डिनल जुरिसडिक्शन में जो पास की जाती है वो उसके ऊपर की कोर्ट में जाती है। तो ऊपर की कोर्ट में पावर किसको दी गई है? डिस्ट्रिक्ट जज को दी गई है। एक तो इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जो अपील की फीचर होता है, अपील का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि वो हमेशा उस कोर्ट के ऊपर की कोर्ट में की जाती है जिसने जजमेंट दिया है, जिसमें डिक्री पारित की है। सीधे उछलती नहीं, वो
ऐसा नहीं सीधे चली जाएगी वो डिसीजन यहाँ हाई कोर्ट में, इसीलिए कहते हैं अपील फ्रॉम लोअर कोर्ट टू दी सुपीरियर कोर्ट। सुपीरियर मीन्स जो उस कोर्ट की सुपीरियर है, जिसके सबऑर्डिनेट में वो कोर्ट आती है, जैसा मैंने बताया भी आपको। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डिक्री चाहे जिस तरीके की हो, चाहे वो एक्स पार्टी डिक्री हो या दोनों पार्टी को सुन की डिक्री दी गई हो, वो अपीलेबल होती है, हमेशा उसकी भी अपील होती है। तो एक्स पार्टी डिक्री का अपील भी 96 क्लास 2 में की जा सकती है, लेकिन 96 क्लास 3 में क्लियर कर दिया गया है कि जो कंसेंट डिक्री होती है उसकी अपील नहीं होती। कंसेंट डिक्री का अर्थ क्या होता है? जब कोर्ट में आप जाते हैं तो कोर्ट पूछता भाई ये हम आपको रिलीफ दे रहे हैं, और रिलीफ देने के बाद दोनों पार्टी अग्री करती है चलो हाँ अपील में हम जाएंगे। तो दोनों के कंसेंट से कोई जब डिक्री दी जाती है निजी कोर्ट में, तो कंसेंट डिक्री के खिलाफ कोई अपील नहीं होती, क्योंकि आपकी मर्जी से वो डिक्री दी गई है, इसलिए उसके लिए कोई प्रोविजन अपील का नहीं होता। हाँ, इसी के साथ एक पैरेलल कॉन्सेप्ट आता है कि कंप्रोमाइज, क्योंकि कंप्रोमाइज और कंसेंट तो एक ही हुआ, लेकिन कंप्रोमाइज के केस में एक सिचुएशन में अपील की जा सकती है अगर कंप्रोमाइज के फैक्ट्स डिस्प्यूटेड हैं। तो अगर केवल उसके फैक्ट्स डिस्प्यूटेड हैं तो वो कोर्ट में अपील की जा सकती है, क्योंकि कंप्रोमाइज और डिक्री में और कोई अंतर नहीं है। और चौथी चीज होती है कि आप देखेंगे सेक्शन 7 में स्मॉल कास्ट कोर्ट था, स्मॉल कास्ट कोर्ट एक्ट 1887 बना था, उसके पूरे प्रोविजन दिए गए हैं। तो उसके अगेंस्ट में आप जब स्मॉल कास्ट कोर्ट एक्ट 1887 देखेंगे तो सेक्शन 24 में अपील का प्रोविजन दिया गया है, लेकिन 96 क्लास 4 में वो अपील लिमिटेड कर दी गई है। उसमें कहा गया है स्मॉल कास्ट कोर्ट अगर कोई जजमेंट देता है या ऑर्डर देता है तो उसकी अपील में दो खास बातें हैं। पहला तो ये कि अपील केवल जजमेंट पर होगी, उसके फैक्ट्स पर अपील नहीं हो सकती। दूसरा, अगर जो उसका वैल्यूएशन प्रॉपर्टी की है या मनी डिक्री है, मान लीजिए 10,000 रुपए से कम है, तो उसकी अपील नहीं हो सकती। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तो ये कि स्मॉल कास्ट कोर्ट में पहली अपील होगी, दूसरी तो हो नहीं सकती, स्मॉल कास्ट कोर्ट है। तो अपील तभी होगी जब उसमें कोई लीगल पॉइंट इन्वॉल्व होगा, फैक्ट पर अपील नहीं होगी। क्योंकि बाकी जितनी अपीलें होती हैं आप देखेंगे अगेंस्ट सिविल डिवीजन पहली अपील में फैक्ट को भी कोर्ट जांच सकती है, असेस कर सकती है, इवेल्युएट कर सकती है कि तथ्य सही है या गलत है। लेकिन स्मॉल कास्ट कोर्ट में स्मॉल कास्ट कोर्ट के अगेंस्ट जो अपील होगी वो केवल लॉ पॉइंट पर होगी, फैक्चुअल पॉइंट्स पर नहीं होगी। दूसरा, अगर मनी वैल्यूएशन है या मनी डिक्री है तो ऐसे केसेस में 10,000 रुपए से कम अगर वैल्यूएशन डिक्री की है तो ही केवल तो उसकी अपील नहीं हो सकती। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जब आप देखेंगे कि जो एक तरह से देखा जाए तो 96 से लेकर के 109 तक के जो प्रोविजंस हैं वो अपील से रिलेटेड है। 112 में सेविंग क्लाज है। 112 में कहा गया है कि अपील की जो प्रोविजन है वो सुप्रीम कोर्ट की पावर की आर्टिकल 136 या और जो उसकी कोई पावर अपील सुनने की है उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकती है, तो उसको छोड़ देते हैं अभी हम। तो 96 में मैंने बताया जो अपील हो सकती है, पहला अपील हो सकती है अगेंस्ट डिक्री, ओरिजिनल डिक्री के। दूसरा, वो चाहे एक्स पार्टी डिक्री क्यों ना हो अपील हो सकती है। तीसरा, अगर वो कंसेंट डिक्री है तो उसकी अपील नहीं हो सकती है। कंप्रोमाइज डिक्री का अपील केवल तब हो सकती है जब कंप्रोमाइज के फैक्ट्स डिस्प्यूटेड हैं। चौथा पॉइंट मैंने बताया आपको कि अगर स्मॉल कास्ट कोर्ट है, स्मॉल कास्ट कोर्ट के अगेंस्ट में अपील केवल लॉ पॉइंट पर हो सकती है, फैक्ट पॉइंट पर नहीं हो सकती। और अगर 10,000 रुपए से कम का वैल्यूएशन है तो उसकी अपील नहीं हो सकती, क्योंकि वो स्मॉल कास्ट कोर्ट है। अब सेक्शन 97 में क्लैरिटी दी गई है। जब हमने डिस्कस कर रहा था आपको कि डिक्री सेक्शन 2 क्लास 2 में, तो डिक्री दो तरीके की होती है, एक तो प्राइमरी डिक्री और दूसरा फाइनल डिक्री। और हमने डिस्कस किया था कि जो प्रारंभिक डिक्री होती है वो भी डिक्री होती है, वो भी फुल डिक्री होती है। प्रारंभिक केवल इस सेंस में होती है कि वो पहले दी जाती है
जबकि फाइनल डिक्री बाद में दी जाती है। अदरवाइज एक कंप्लीट डिक्री होती है। प्रारंभिक डिक्री में जो डिसीजन हो गया, जो एडजुडिकेशन हो गया, उस पर दोबारा नहीं हो सकता क्योंकि फाइनलिटी होती है वो। तो इसीलिए सेक्शन 97 में अपील के बारे में क्लेरिफाई किया गया है कि अगर प्रारंभिक डिक्री है तो वो भी अपीलेबल है क्योंकि फाइनल डिक्री है। लेकिन अगर आपने टाइम से अपील नहीं किया प्रारंभिक डिक्री के खिलाफ में, लिमिटेशन पीरियड बीत गया, तो ऐसे केसेस में फिर आप प्रारंभिक डिक्री के खिलाफ अपील नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते चलो जब फाइनल डिक्री आएगी तभी अपील करेंगे, क्योंकि दोनों डिक्रियां अलग अलग होती हैं। सेक्शन 97 में इसी पॉइंट को क्लेरिफाई किया गया है। सेक्शन 98 जो रिलेटेड है, जब आप देखेंगे कि या तो अपील डिस्ट्रिक्ट जज के खिलाफ आएगी सीधे, या अगर देखिए जुरिडिक्शन में क्या होता है, कुछ जुरिडिक्शन केवल डिस्ट्रिक्ट जज के पास होते हैं। तो जब डिस्ट्रिक्ट जज के ऊपर जब अपील करेंगे हाई कोर्ट में तो अपील एक ही अपील होगी फिर। लेकिन अगर नीचे की कोर्ट से आप करेंगे तो पहले डिस्ट्रिक्ट जज के यहां जाएगा पहली अपील, तब सेकंड अपील जाएगी हाई कोर्ट में। इन दोनों में जो भी स्थिति हो, जब हाई कोर्ट में मैटर आएगा तो हाई कोर्ट में क्या होता है कि हाई कोर्ट में 2 जजेस हैं, 3 जजेस हैं, 4 जजेस हैं, 5 जजेस हैं। तो ऐसे केसेस में कम से कम 2 जजेस की बेंच सुनवाई करेगी। तो जब जो जजेस की बेंच सुनवाई करेगी तो आप देखें अगर 8 नंबर के जजेस हैं, 3 हैं, तब तो सोल्यूशन निकल आता है क्योंकि मेजॉरिटी माइनॉरिटी हो जाता है। लेकिन जहां डिवीजन बेंच का केस आ जाता है, जहां 2 जजेस की डिवीजन होती है, वहां पे कंसेंसस नहीं भी हो सकता है, वहां डिसेंशन हो सकता है जजेस के बीच में। तो ऐसे केसेस में जहां डिसेंशन होता है, एक थर्ड जज को या बेंच ऑफ जजेस को रिफर कर देते हैं मैटर को चीफ जस्टिस के थ्रू, और जो ओपिनियन, जो डिफरेंस होता है, जो लॉ पॉइंट पे डिफरेंस होता है, उसी डिफरेंस को ही रिफर किया जाता है। तो जिस हिसाब से डिफरेंस जो रेफरेंस जज अपना ओपिनियन देगा, उसी हिसाब से नीचे की कोर्ट उसको डिसाइड कर देते। ये प्रोविजन दिया गया सेक्शन 98 में। 98 में एक क्लैरिफिकेशन और किया गया है कि अगर कोई डिक्री है जो इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर की है, जैसे मान लीजिए जब आप ऑर्डर 1 में कोई सूट फाइल करते हैं, कोर्ट में लेके जाते हैं, प्लेंट लेके जाते हैं, तो पार्टीज होती हैं, पार्टीज गलत हो सकती हैं, मिस जॉइंडर है, डिसजॉइंडर है, नन जॉइंडर है, या और कोई एरर हो गया या कोई डिफेक्ट है उसके फ्रेमिंग इश्यूज में है, कोई इरेगुलरिटी है जजमेंट प्लेन फाइल करने में। तो ये छोटी छोटी इरेगुलरिटी जो होती हैं, जो जजमेंट के पहले की होती है, फाइनल डिग्री के पहले की होती हैं, उसके अगेंस्ट में अपील कोई नहीं की जा सकती, क्योंकि उसे कहते हैं इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर। और अपील होती है केवल डिग्री के खिलाफ, वो भी डिग्री अगर फाइनली डिसाइडेड है, जैसे मैंने सेक्शन 2 क्लास 2 में डिस्कस किया था। हाँ, एक प्रॉब्लम आती है, अगर कोई डिग्री कोई पार्टी सूट फाइल करती है और जो मेन पार्टी है, जो चीफ पार्टी है, अगर वो उसको लाया ही नहीं गया है तो आप अपील कर सकते हैं। ऐसे केस में अगर केस डिसमिस होता है और सेक्शन 2 क्लास 2 में ही जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है वो भी अपीलेबल है, डिसमिसल ऑफ सूट अपीलेबल है। अगर पार्टी है ही नहीं, बिना तो एक्स पार्टी हो गया, लेकिन पार्टी गलत है तो जजमेंट का कोई मतलब नहीं हुआ, इसलिए उसकी अपील हो सकती है अगर पार्टी नहीं है तो। मगर मिस जॉइंडर या रॉन्ग जॉइंडर के खिलाफ कोई अगर पार्टी है तो कोई अपील नहीं हो सकती, क्योंकि इस तरह के ऑर्डर्स कहते हैं इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स। अब इस देखिए सेक्शन 90A में एक क्लैरिफिकेशन दिया गया सेक्शन 47 को लेकर के। 47 में जब हम एक्सक्लूशन डिस्कस कर रहे थे, हमने बताया था आपको कि 47 में एक्सक्लूशन कोर्ट को पावर होती, काफी पावर होती है, लेकिन वो कोर्ट के पीछे नहीं जा सकता। द कोर्ट कैन नॉट गो बिहाइंड द डिक्री। लेकिन बाकी जो पावर होती है सेक्शन 4 में होती है, सेक्शन 47 में होती है। और इसी पॉइंट को सेक्शन 99A में क्लियर कर दिया गया है कि कोई भी डिक्री है वो केवल इस बेसिस पर, न तो उसमें कोई चेंज किया जाएगा, न उसमें कोई अमेंडमेंट किया जाएगा, न उसे उल्टा जाएगा, केवल इस आधार पर कि प्रोसीडिंग में सेक्शन 47 के प्रोसीडिंग्स में, मतलब एक्सक्लूशन की प्रोसीडिंग्स में कोई एरर है,
और या कोई डिफेक्ट है तो सेक्शन 99A कह रहा है अगर सेक्शन 47 में एक्सक्यूशन ऑफ डिक्री जो कोर्ट डिस्प्यूट कर रही है अगर उसके प्रोसीडिंग्स में कोई एरर है तो उसकी अपील नहीं हो सकती और वो जो एक्सक्यूशन कोर्ट है वो खुद ही उसको करेक्ट कर लेगी। तो सेक्शन ओरिजिनल जो अपील है सेक्शन 96 से लेकर के 1990A तक है। तो पहला पॉइंट क्या है सेक्शन 96 में कि अपील किसके किसके खिलाफ हो सकती है। ऑर्डिनल डिक्री अगर है तो अपील हो सकती है, एक्स पार्टी डिक्री का अपील हो सकती है, कंसेंट डिक्री का अपील नहीं हो सकती। अगर स्मॉल कास्ट कोर्ट है तो 10,000 रुपए के नीचे का मैटर का अपील नहीं होगी और साथ साथ अदर मैटर्स में केवल लीगल पॉइंट्स को लॉ पॉइंट पर अपील हो सकती है। सेक्शन 97 में कहा गया है कि अपील प्राइमरी डिक्री फाइनल डिक्री अगर प्राइमरी डिक्री पारित की गई है तो उसकी अपील टाइम से हो जानी चाहिए, अदरवाइज वो अपील अगर लिमिटेशन पीरियड के बाहर हो जाती है तो उसकी अपील नहीं हो सकती। सेक्शन 98 में कहा गया है चाहे फर्स्ट अपील हो चाहे सेकंड अपील हो, फर्स्ट अपील तब होगी जब डीसी जज के खिलाफ होगी, सेकंड अपील तब होगी जब वो जो जूनियर डिवीजन या सीनियर डिवीजन के जजेस हैं उनके अगेंस्ट होगी, क्योंकि उनके अगेंस्ट से पहले अपील डिस्ट्रिक्ट जज के यहां जाएगी तब दूसरी अपील फिर हाई कोर्ट में जाएगी। अगर हाई कोर्ट में कोई अपील जाती है तो या तो अगर नंबर जजेस का ऑड नंबर में है तो मेजॉरिटी डिसीजन होगा, या अगर कोई मान ली एक जज है तब क्या होगा, दो जज में तो दो ऑप्शन उसको दिए गए हैं कि एक तो यह है कि जो नीचे की डिक्री है वो फाइनल हो जाएगी, वही कोर्ट पारित कर देगा। अगर ऑड नंबर में है तो मेजॉरिटी होगी, और अगर इवन नंबर में है मान लीजिए 2 नंबर है 4 नंबर है तो ऐसे केसेस में अगर डिफरेंसेस होते हैं तो वो थ्रू चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट वो रिफर हो जाती थर्ड जज को जो या जजेस को, जो उसकी ओपिनियन होती है उसी ओपिनियन के बेसिस पर जजमेंट नीचे की कोर्ट दे देती है। और सेक्शन 99 जैसे मैंने बताया कि केवल इंटरलॉकुटरी ऑर्डर जैसे जॉइंडर ऑफ सूट के बेसिस पर या और अदर जैसे समन जारी करने में कोई गड़बड़ी हुई है या मान लीजिए इंजंक्शन टेम्पररी इंजंक्शन में कुछ प्रॉब्लम गलत हो गया है तो उसके सबके खिलाफ अपील नहीं होती। सेक्शन 99 में यह कहा गया। सेक्शन 99A इज रिलेटेड टू सेक्शन 47 एक्सक्यूशन ऑफ डिक्री से रिलेटेड है, उसको पूरी पावर होती है डिक्री एक्सक्यूट करने की और उसमें जो गड़बड़ी होती है उसके खिलाफ भी अपील नहीं होती जब तक कि जुरिडिक्शनल एरर ना हो और कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ में कोई डिफेक्ट ना हो। अब हम यहां जब बात कर रहे थे सेक्शन 96 से लेकर के तो सेक्शन 99A के प्रोविजन दे वे रिलेटेड टू द ओरिजिनल डिक्री, लेकिन जब हम बात करेंगे सेक्शन 100 के बाद 101 102 में तो ये रिलेटेड टू ही सेकंड अपील फ्रॉम द अपीलेट डिक्रीज। तो जो डिक्री के खिलाफ अपील होती है और मैंने कहा जनरली अपील होती है जब तक रोका ना जाए, तो अब ये सेकंड अपील आ जाती है या अपील आती है हाई कोर्ट में। जब सेकंड अपील आती है तो सेकंड अपील में ध्यान देने की बात यह है कि कोई फैक्ट पर विचार जनरली नहीं किया जा सकता। दूसरा पॉइंट, केवल सेकंड अपील टेबल तभी इंटरटेन होती है जब उसमें कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है। सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है ऐसा कोई क्वेश्चन लॉ का जिसपे न तो कभी कोई जजमेंट दिया गया है न कोई रूलिंग है और इस अपील में वो डिसाइड होना है। अगर ऑलरेडी किसी रूलिंग में, किसी एक्ट में, किसी रेगुलेशन में या किसी ऑर्डिनेंस में वो सब क्लैरिफाइड है तो उसकी अपील नहीं होगी। तो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ का मतलब जो लॉ कभी डिसाइड नहीं किया गया है, जिस पर कोर्ट को लॉ डिसाइड करना है, तो ऐसे केसेस में जब अपील आती है सेकंड अपील हाई कोर्ट के पास, हाई कोर्ट पहले डिसाइड करेगा कि ये सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है या नहीं है। दूसरा, जैसे जनरली क्या होता है, 2 पॉइंट मैंने बताया आपको, एक तो ये कि कभी डिसाइड न किया गया केस न सुप्रीम कोर्ट से न तो हाई कोर्ट से। दूसरा, क्वेश्चन ऑफ इंटरप्रिटेशन हो, क्योंकि इंटरप्रिटेशन करने की पावर सिविल कोर्ट के पास नहीं होती, डिस्ट्रिक्ट जज के पास भी नहीं होती, वो केवल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास होती है। तो सेकंड अपील में केवल सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड होता है, लेकिन हाई कोर्ट को पावर है। जैसा आप देखेंगे सेक्शन 5 क्लासेज हैं, जैसे पांचों क्लास में क्लियर किया गया है कि अगर कोर्ट को लगता है कि अन्याय हो सकता है, इनजस्टिस हो सकती है, उसे लगता है कि फैक्ट्स
टोटली अपरेंटली गलत हैं, पता लगा कि आपका झगड़ा जमीन था, रातों रात मकान खड़ा कर लिया, तो कोर्ट को लगता है ये गलत है, अगर हम जमीन का केस डिसाइड करें लैंड का तो ये डिसीजन हो जाएगा मकान का। तो ऐसे केसेस में कोर्ट को पावर, हाई कोर्ट को पावर है कि जहां उसे लगता है कि सब्सटेंशियल एरर है फैक्ट में भी, या एविडेंस गलत तरीके से लिया गया है, एविडेंस को छुपा दिया गया है, एक पार्टी को सुना नहीं गया है, तो ऐसे केसेस में सेकंड अपील में हाई कोर्ट या सेकंड अपील कोर्ट जिसको कहते हैं वो केस डिसाइड कर सकती है। तो जनरली सेकंड अपील इज रिलेटेड टू द सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो पहले कोर्ट को फॉर्मुलेट करना पड़ता है कि क्या सब्सटेंशियल क्वेश्चन है, तभी वो डिसाइड कर सकती है। वो चाहे इशू फ्रेम करके करे, ऐसे भी कर सकती है। अब ये तो इसका मतलब ये हुआ कि हाई कोर्ट में या सेकंड अपील में आते आते जो ग्राउंड है वो सामान्य तौर पर फैक्ट के नहीं होते, केवल लॉ पॉइंट्स होते हैं। वैसे भी लॉ पॉइंट, जनरल लॉ पॉइंट नहीं, ऐसे लॉ पॉइंट जो सब्सटेंशियल क्वेश्चन है, जिस पर कोई पब्लिक इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व हो सकता है, तो ऐसे में हाई कोर्ट उसको डिसाइड करेगी सेक्शन 100 में। अब बाकी जितने प्रोविजन है जैसे सेक्शन 100A में है, सेक्शन 100A में जो जैसे मान लीजिए आप देखेंगे कि क्लास नंबर 15 लेटर पेटेंट एक्ट है। जब हाई कोर्ट, जब सीपीसी नहीं था तो हाई कोर्ट्स की पावर डिसाइड होती थी, रेगुलेट होती थी क्राउन के चार्टर से। दूसरी चार्टर से लेटर पेटेंट एक्ट आया जिसके क्लास 15 में अपील से रिलेटेड प्रोविजन है। तो लेटर पेटेंट एक्ट क्या है? लेटर पेटेंट एक्ट नहीं कहते, उसको लेटर पेटेंट कहते हैं। लेटर पेटेंट एक तरीके का रेगुलेशन है, मैंडेट है, चार्टर है जो क्राउन से आता था या क्राउन ने दिया था कि हाई कोर्ट या बाकी कोर्ट्स कैसे अपनी पावर को यूज कर सकते हैं। उस समय तो केवल हाई कोर्ट ही था जब लेटर पेटेंट आया। तो अब ये सेक्शन 100A कह रहा है कि जो लेटर पेटेंट क्राउन ने दिया था उसकी पावर में कोई चेंज नहीं होता। इसका मतलब सीपीसी के बाद भी लेटर पेटेंट आज भी है। और इस कंडीशन बात है, कह रहे हैं कि एक अमेंडमेंट आया था जो जिसमें 100A जोड़ा गया था। तो 100A में जोड़ा गया था कि जो अगर कोई मैटर हाई कोर्ट में है तो हाई कोर्ट में चाहे ऑर्डिनली हाई कोर्ट सुने एज ए ऑर्डिनल जुरिडिक्शन या कोई मैटर अपील कोर्ट से आए, तो अगर एक जज का अपील, अगर एक जज उस अपील को सुनता है या ऑर्डिनली सुनता है तो उसके खिलाफ उसी कोर्ट में, हाई कोर्ट में दोबारा अपील नहीं हो सकती। सेक्शन 100A में लिखा गया है, लेकिन यह क्लियर किया गया है कि इस अपील का जो अमेंडमेंट है इसका कोई इंपैक्ट लेटर पेटेंट पर नहीं पड़ेगा। तो यह प्रोविजन जो दिया गया है सीपीसी में नहीं है, लेटर पेटेंट एक्ट का क्लास नंबर 15 है। तो जो 100A का जो अमेंडमेंट है, 100A का अमेंडमेंट क्या है? 100A में अमेंडमेंट किया गया है कि 2002 का अमेंडमेंट है। इसमें दिया गया है कि हाई कोर्ट में अगर कोई मैटर सीधे जा रहा है, हाई कोर्ट ने सुनवाई की है, एक जज ने सुनवाई की है, तो दोबारा उसी हाई कोर्ट में चाहे एक जज हो, चाहे 2 बेंच हो, चाहे 3 बेंच हो, अपील नहीं हो सकती है। दूसरा, नीचे की कोर्ट्स अगर जैसे मान ली डिस्ट्रिक्ट जज से कोई मैटर अपील में हाई कोर्ट में आया है, सेकंड अपील में आया है, तो अगर एक जज की बेंच अपील सुन रही है तब भी हाई कोर्ट में दोबारा उसकी अपील नहीं हो सकती। तो दोबारा हाई कोर्ट में अपील पर रिस्ट्रिक्शन लगाता है, लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन लेटर पेटेंट पर नहीं है। सेक्शन 101 में कुछ भी नहीं है। ये यही कह रहा है कि क्लियरफाई कर रहा है सेक्शन 100 में जो कुछ हमने कहा है। सेक्शन 100 में ये लिखा गया है कि केवल सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पर ही अपील हो सकती है, और सेक्शन 101 में कहा गया है कि सेकंड अपील में, मतलब हाई कोर्ट में केवल सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पर ही अपील हो सकती है और किसी सब्जेक्ट पर अपील नहीं हो सकती। और इसके बाद जैसे मैंने कहा 103 में हाई कोर्ट को पावर दी गई है वो ये कि वो अगर चाहे तो, अगर उसे लगता है कि जो फैक्ट है कंकॉक्टेड है, फ्रॉडलेंट फैक्ट्स हैं, गलत तरीके से डिसाइड किया लोअर कोर्ट ने, तथ्य दूसरे ही थे, दूसरा तथ्य डिसाइड कर दिया है, तो हाई कोर्ट उन फैक्ट्स को भी डिसाइड कर सकती है। अब यहां पर 2 प्रोविजन और हम आपको बता दें इसके साथ साथ कि जैसे हमने कहा था अपील अगेंस्ट डिक्री जनरल अपील होती है जब तक
कि, और बहुत कम आप देखेंगे कि अपील पर रिस्ट्रिक्शन है। जैसे 2 रिस्ट्रिक्शन है सेक्शन 96 में, क्लास 3 में ही आप देखेंगे कि कंसेंट डिक्री के खिलाफ अपील नहीं होती। 94 में आप देखेंगे कि जो अपील स्मॉल कास्ट कोर्ट का 10,000 रुपए से कम है उसके खिलाफ अपील नहीं होती, या स्मॉल कास्ट कोर्ट ने अगर जजमेंट दिया है या कोई ऑर्डर दिया है तो उसके खिलाफ केवल लॉ पॉइंट पर ही अपील हो सकती है। इसके अलावा अगर सिविल जज की कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है तो सेकंड अपील केवल तभी हो सकती है जब डिक्री, मनी डिक्री के खिलाफ अपील तभी हो सकती है जब उसकी वैल्यू 25,000 रुपए से ज्यादा हो। मतलब 25,000 से नीचे के जो या उसके तक के जो मैटर्स हैं उनकी फर्स्ट अपील तो हो सकती है, लेकिन अब सेकंड अपील नहीं हो सकती। इसीलिए मैंने कहा कि जो डिक्री है, डिक्री जनरली अपीलेबल होती है केवल इन 4 पॉइंट को छोड़ करके जो मैंने आपको बताया। पहला पॉइंट क्या था? स्मॉल कास्ट कोर्ट एक्ट, 10,000 से कम का मैटर तो अपील नहीं होगी। और दूसरा, स्मॉल कास्ट कोर्ट के खिलाफ अपील तभी होगी जब कोई लॉ पॉइंट पर है। तीसरा, कंसेंट डिक्री के खिलाफ अपील नहीं हो सकती। और चौथा, अगर सिविल जज चाहे जूनियर डिवीजन हो चाहे सीनियर डिवीजन हो 25,000 से नीचे का मैटर है तो अपील नहीं हो सकती। 25,000 से ऊपर के जो मैटर है मनी डिक्री में केवल उनके खिलाफ भी अपील हो सकती है। इसके बाद जब हम डिस्कस कर रहे थे तो ऑर्डर, हमने बताया था आपको कि ऑर्डर के अगेंस्ट में पहली बात अपील होती ही नहीं है, और अपील तभी होगी जब स्पेसिफिकली सीपीसी में दिया गया हो कि इस ऑर्डर में अपील होगी। तो इससे रिलेटेड 2 प्रोविजंस हैं, एक तो सेक्शन 104 और दूसरा ऑर्डर 43। इन दोनों को याद रखिएगा, क्योंकि ऑर्डर के अगेंस्ट में अगर अपील होगी तो जिन सब्जेक्ट्स को मेंशन किया गया है सेक्शन 104 में और ऑर्डर 43 में, आप पढ़िएगा उसको लेकर के, तो केवल उस ऑर्डर के अगेंस्ट में ही अपील हो सकती है। इसे कहते हैं अपीलेबल ऑर्डर्स। तो जहां डिक्री के अगेंस्ट में अपील नॉर्मल फीचर है, जब तक रिस्ट्रिक्ट न किया जाए, रोका न जाए, वहीं ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील एक रेयर फीचर है, जनरल फीचर नहीं है। ऑर्डर केवल वही हो सकता है जहां पर ऑर्डर को अपीलेबल बनाया गया। जैसे मान लीजिए सेक्शन 35A है, ये 104 में दिया गया है। अब इसमें कॉस्ट है, मुकदमे की कॉस्ट है। जो कॉस्ट होती है उसकी अगर ऑर्डर, क्योंकि तो ऑर्डर हो गया, कॉस्ट जजमेंट तो हुआ नहीं, इसके खिलाफ अपील हो सकती है। इसी तरीके से आप देखेंगे सेक्शन 91, सेक्शन 92, जैसे ये न्यूसेंस के खिलाफ, न्यूसेंस है या जो चैरिटेबल होते हैं, ट्रस्ट वगैरह होते हैं, उनके खिलाफ अपील हो सकती है, क्योंकि इनमें सब ऑर्डर होता है, जजमेंट नहीं होता है। इस तरीके से कोई अरेस्ट है, डिटेंशन है या एक्सक्यूशन ऑफ डिक्रीज है, एक्सक्यूशन ऑफ डिक्री में तो ऑर्डर ही होता है, जजमेंट होता नहीं, उनके खिलाफ अपील हो सकती है, जो आप ऑर्डर 43 में आप देखेंगे। और इसके अलावा अदर कोई जो ऑर्डर है जिनमें अपील अलाउ किया गया है, अपीलेबल ऑर्डर्स को, तो रूल 21 हम जब डिस्कस कर रहे थे तो कुछ सब बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं, तो वो भी अपीलेबल हो सकते हैं। तो हमारा कहने का इन्फ्रेंस ये है कि ऑर्डर तब तक अपीलेबल नहीं है जब तक वो सेक्शन 104 में या रूल 43 ऑफ ऑर्डर 43 में, ऑर्डर 43 क्लास 1 में वो उसे अपीलेबल न बनाया गया है। और इसमें कोई खास चीज और है नहीं। और एक चीज और हम इसमें डिस्कस कर दें आपको कि अब 3 कॉन्सेप्ट आते हैं हमारे पास। एक तो अपील आता है, दूसरा रेफरेंस आता है, तीसरा रिव्यू आता है, चौथा रिवीजन आता है। तो आप देखेंगे क्रिमिनल लॉ में तो रिव्यू होता नहीं है, बाकी कॉन्सेप्ट सब बराबर है। तो अपील का अंतर क्या कैसे करेगा, अपील में और रिवीजन अंतर कैसे करेंगे? पहला अंतर तो यह है कि जो अपील होती है केवल अग्रीड कर सकता है जिसके खिलाफ जजमेंट दिया गया है, और कोई अग्रीड कर सकता है, चाहे पार्टी चाहे कोई, मगर अग्रीड होना चाहिए। दूसरा है रिवीजन कोई भी कर सकता है, चाहे अग्रीड हो चाहे न हो। इसका मतलब
कोई पब्लिक का आदमी भी रिवीजन कर सकता है। दूसरा पॉइंट अंदर का है कि जो अपील होती है वो फॉर्मेट पर होती है, मेमोरेंडम अपील कहते हैं उसको, जो शेड्यूल 2 में दिया गया है। एक पेपर होता है, फॉर्मेट होता है, उसे फॉर्मेट में लिखा जाता है, जबकि रिवीजन इनफॉर्मली हो सकती है, एक सादे कागज पर भी हो सकती है। तीसरा, अपील में अपील का प्रोविजन केवल नीचे की कोर्ट से उसके सुपीरियर कोर्ट में होता है। जैसे अगर सीनियर डिवीजन जज है या जूनियर डिवीजन जज है तो उसके खिलाफ केवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज के यहां ही अपील होगी, लेकिन रिवीजन के यहां, रिवीजन के केस में आप देखेंगे रिवीजन की पावर केवल हाई कोर्ट को दी गई है। चाहे जिस कोर्ट का मैटर हो, रिवीजन केवल हाई कोर्ट सुनेगा और रिवीजन के खिलाफ रिवीजन नहीं होता, बल्कि केवल अपील हो सकती है। ये 3-4 अंतर जो आप देखेंगे रिवीजन और अपील में होते हैं। और फिर आता है रेफरेंस। रिवीजन का प्रोविजन दिया गया है 115 में और रेफरेंस का प्रोविजन दिया गया है 113 में। 113 में रेफरेंस है और 114 में रिव्यू है। रेफरेंस की क्या खास बात होती है? जैसे मैंने कहा कि जो रिवीजन होगा वह केवल हाई कोर्ट में होती है, उसी तरीके से रेफरेंस भी केवल हाई कोर्ट को किया जाता है। तो रेफरेंस और रिवीजन में क्या अंतर है? रिफर करना, जब कोई मैटर किसी लोअर कोर्ट के पास हो, चाहे सीनियर डिवीजन हो, चाहे जूनियर डिवीजन हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट जज हो, और उसको जजमेंट देने में परेशानी हो रही है, वो क्लियर नहीं कर पा रहा जजमेंट हम किस लॉ से दें, जहां न तो लॉ क्लियर है, न उस पर कोई ऑर्डिनेंस है, न कोई एक्ट है, न कोई रेगुलेशन है, न कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की रूलिंग है। ऐसे केसेस में जो नीचे की कोर्ट होती है ओपिनियन सीख करती है हाई कोर्ट की, कि हमारे पास ये लॉ का पॉइंट आया है, इसको हमें कैसे डिसाइड करना है। तो हाई कोर्ट अपनी ओपिनियन देती है, जो ओपिनियन हाई कोर्ट देती है उसी ओपिनियन के बेसिस पर लोअर कोर्ट जिसने उसे रेफरेंस के लिए भेजा है उसे डिसाइड करता है। इसे कहते हैं रेफरेंस। तो रेफरेंस में कोई जजमेंट नहीं होता, बल्कि रेफरेंस में हाई कोर्ट अपनी ओपिनियन देता है लोअर कोर्ट को कि आपको इस ओपिनियन के बेसिस पर केस को डिसाइड करना है, और लोअर कोर्ट उसे डिसाइड कर देता है। रिव्यू क्या होता है? सेक्शन 114 में रिव्यू का प्रोविजन केवल सीपीसी में, सीआरपीसी में नहीं है। रिव्यू का अर्थ होता है कि जब कोई जजमेंट डिक्री दे दिया गया है या ऑर्डर दे दिया गया है, तो वही उन्हीं में से कोई पार्टी, अग्रीड पार्टी हो, जनरली अग्रीड पार्टी होती है, वो जिस कोर्ट ने जजमेंट दिया है, ध्यान रखिएगा, जिस कोर्ट ने जजमेंट दिया है ऊपर की कोर्ट नहीं है, बल्कि जजमेंट अगर एक कोर्ट ने दिया है तो वो एक कोर्ट के सामने पिटीशन फाइल करती है रिव्यू करने के। तो रिव्यू केवल उसी कोर्ट के पास होता है जो कोर्ट उस केस को डिसाइड करती है, तो इसे कहते हैं रिव्यू। तो सभी केस में, जैसे स्मॉल कास्ट कोर्ट, कोई भी कोर्ट हो, रिव्यू करने की पावर सभी होती है, और अगर स्मॉल कास्ट कोर्ट का जजमेंट है तो नेचुरली रिव्यू पर कोर्ट करेगी, क्योंकि स्मॉल कास्ट कोर्ट को रिव्यू करने की पावर नहीं होती। सो दिस वाज ऑल अबाउट अपील, रेफरेंस, रिव्यू एंड रिवीजन। थैंक यू।